दलों को किसी न किसी तरीके से होती तो मौजूदा वक्त में जो बिसात बिहार के भीतर बिछ गई है और लोग वोट डाल रहे हैं, शायद ये बिल्कुल अलग होती। क्योंकि इस दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान के संकेत बेहद बड़े हैं, चौंकाने वाले हैं और शायद किसी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं और शायद किसी के लिए कुछ आह भरने वाले हैं। किसी को इस बात का भी एहसास कराने वाले हैं कि काश हमें पहले से पता होता कि बिहार के भीतर की जमीन आक्रोश और गुस्से से इस तरह खदबदा रही है और इसका एहसास इस देश के प्रधानमंत्री तक को नहीं है, उनके भाषण लिखने वालों को भी नहीं है, जो बिहार में आकर जिन जुमलों का इस्तेमाल भाषण के तौर पर कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उभारना चाहते हैं। बिहार तो हर दिन उसके साथ जीता मरता है। आप उसके भीतर उन चीजों को कैसे जिलाएंगे जिसने बीते 2-3 दशकों से यही स्थितियों को भोगा है। अब वो बिल्कुल नई परिस्थिति में खुद को लाना चाहता है। उसके भीतर का गुस्सा इस पूरी मौजूदा राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था को लेकर है, वह उस पर सीधे चोट करना चाहता है। तो संकेत क्या है? संकेत बहुत साफ है। तेजस्वी यादव को अगर पहले एहसास होता कि ऐसी स्थिति बन रही है तो वो कांग्रेस को इतनी सीटें कतई नहीं देते। कुशवाहा को अगर इसकी जानकारी होती कि बिहार के भीतर की ऐसी स्थिति है तो वो किसी भी रूप में प्यादा बनकर एक अलग गठबंधन की दिशा में कतई नहीं बढ़े होते। वो हर हाल में आरजेडी के साथ तालमेल बैठा चुके होते, चाहे जितनी भी सीट पर बैठा ना हो। जीतन राम मांझी भी किसी भी हाल में इधर उधर नहीं भटकते, सीधे आरजेडी के साथ ही खड़े नजर आते। और एलजेपी यानी रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को बड़ा किया और चिराग पासवान बिल्कुल नई दिशा में ले जाने को आतुर दिख रहे हैं, बीजेपी उन्हें अलग से जाने नहीं देती, क्योंकि वह जीते या ना जीते, लेकिन इतना बड़ा नुकसान इस गठबंधन एनडीए को वह कर चुके हैं और अब करेंगे भी, जो शायद 1995 की आपको याद दिला दे, जिस वक्त वहां पर लवली आनंद और उनके हस्बैंड हुआ करते थे। आनंद जो कि हर सीट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे एक ही सीट, लेकिन नुकसान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि 1995 में लालू यादव दोबारा चुनकर सामने आ गए थे। इन 94 सीटों में गढ़ दर गढ़ चलिए, सबसे महत्वपूर्ण है 10 सीट जो कि सारण में आती हैं और सारण का मानना है कि आरजेडी का वो गढ़ है। सारण की सीट में एकमा, मांझी, बनियारपुर, तरैया, मरहोरा, छपरा, पेरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, ये सारी सीटें जो हैं, यहां पर 6 सीट आरजेडी की 2015 में रही थी। बीजेपी 2 सीट जीती थी, जेडीयू 1 सीट जीती थी, कांग्रेस 1 सीट जीती थी। आरजेडी जो 6 सीट जीती थी उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो 6 सीट जीतेगी। सवाल बाकी 4 सीटों का है, जिसमें 2 सीट खासतौर से उसमें एक छपरा का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जो जीती थी वो 2 सीटों में एक छपरा भी थी और उसके अलावा वह आमनौर में जीती थी। बीजेपी आमनौर की सीट हो सकता है निकाल ले, लेकिन छपरा की सीट वो नहीं निकाल पाएगी। वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट जो गुप्ता जी खड़े हुए हैं, डॉक्टर गुप्ता साहब हैं, इनको ये इस रूप में नहीं आए वोटरों के पास कि महिलाएं इन्हें मुंहचोड़ तक कहने लगी उस इलाके में। और वहां पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की टिकट पर। और महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके प्रति गुस्सा इतना ज्यादा है। यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, छपरा की सीट। इसका मतलब है एक संख्या और बड़ी आरजेडी के हिस्से में, पिछली बार की तुलना में 7 सीट हो गए। जनता दल यूनाइटेड ने जो 1 सीट जीती थी वहां पर, वह सीट जेडीयू की थी, एकमा की सीट। एकमा की सीट जेडीयू जीत भी सकती है, यह 50-50% की स्थिति में है, लेकिन वोटिंग पैटर्न खत्म होते होते जानकारी मिली कि ये 60-40 की स्थिति में आ गए हैं, यानी 60% आरजेडी के पक्ष में चीजें बन रही हैं। और अब जो स्थिति बहुत साफ है, यहां पर 10 में से, सारण में से 9 सीट आरजेडी जीत जाएगी। एक ये स्थिति ये बहुत साफ तौर पर है। इसको कैसे परसेंटेज के तौर पर जो निकल कर आ रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमको लगता है इसके ठीक पैरेलल में आपको तुरंत जाना चाहिए नालंदा का इलाका, जहां की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 7 सीट कब्जे में आते हैं जेडीयू के, क्योंकि इन 7 में से 5 पर जेडीयू जीती थी। नालंदा से खुद नीतीश कुमार भी आते हैं, अस्थावान, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत। लेकिन यहां पर जो 1 सीट आरजेडी ने जीती थी वह थी हिलसा की। उस सीट पर जेडीयू नहीं जीत पाएगी, तो क्या जेडीयू 5 ही रह जाएगी? फिर यह सवाल आएगा। दूसरा सवाल है, जो बीजेपी ने 1 सीट जीती थी, बीजेपी की 1 सीट बिहार शरीफ की थी, क्या बिहार शरीफ की सीट बीजेपी बरकरार रख पाएगी? इस पे एक सवालिया निशान जरूर है कि वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। गठबंधन के साथ उसको वो सीट मिली है कि वह उससे जीत जाए, उसी को एकमात्र सीट बीजेपी वहीं से लड़ रही है, बाकी 6 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, लेकिन वहां पर भी संकट है। लेकिन यहां पर आकलन करना है कि जो जेडीयू के पास अपनी सीट थी, चाहे वो राजगीर की सीट हो, चाहे इस्लामपुर की सीट हो, चाहे नालंदा की सीट हो, चाहे अस्थावान की सीट हो, इन 4 सीटों में से हो सकता है सिर्फ 2 ही सीट जीत पाए जेडीयू। तो क्या जेडीयू अपने गढ़ में कमजोर हो रही है? और अगर जीतेगी भी जेडीयू तो बहुत कम वोट होंगे, 1000 से ज्यादा वोटों की स्थिति, जहां इतनी शार्प वोटिंग, इस तरीके से चीजें एक साथ जुटी हैं।
अपने ही गढ़ में 2 सीटों को गंवाना जेडीयू के लिए शायद, और वहां पर 2 से 3 सीटों का सारण में आरजेडी का पाना, यह पहला संकेत है। और जिसका जिक्र हम करते हैं कि शहरी तौर पर बीजेपी शहरों में अपने पैठ को बनाए रखती है, उसमें बिहार में पटना जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, ऊंची जातियों का वर्चस्व भी है, खासतौर से कायस्तों की बड़ी तादाद है। वहां पर 9 सीटें जो हो रही है, बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी 2015 में, लेकिन इस बार जो नजर आ रहा है उसमें खासतौर से बीजेपी के हिस्से में जो है बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हार, पटना साहिब, दानापुर, ये 6 सीट बीजेपी के पास है। इसमें से कोई एक सीट अगर डामाडोल नजर आ रही है तो वो सबसे पहली सीट है कुम्हार की। यह वह इलाका है जिसने बहुत परेशानी भोगी, पानी जब आ गया था, स्थिति नाजुक थी बहुत ज्यादा। दूसरी स्थिति में चीजें फंसी हुई हैं जो कि बांकीपुर के बारे में कहा जा रहा है। बांकीपुर में एक नई उम्मीदवार के तौर पर पुष्पम प्रिया है, जो अगर वोट काट देती है बीजेपी के तब तो मुश्किल है बीजेपी के लिए। यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो वोट नहीं काटती है और वोटिंग पैटर्न बीजेपी के अनुकूल रहेगा तो ये नितिन है वहां पर बीजेपी के, जो वह चुनाव जीत जाएंगे, इससे इनकार कतई नहीं है। मुश्किल होगी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को, लेकिन अगर वो वोट काटती हैं पुष्पम प्रिया तो फिर इसका मतलब है ये एलजेपी की तर्ज पर होगा। वोट कट गए, वहां तो जेडीयू के कट रहे हैं, यहां बीजेपी के वोट कट गए। और इसलिए क्योंकि ये खुद ब्रिटेन से पढ़कर आई हुई हैं, हायर एजुकेशन के साथ है, प्लुरल पार्टी बनाई है, नए मकसद के साथ है, बेहतरीन आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बिहार का इलेक्शन सिर्फ आइडियल सिचुएशन को नहीं देखता है, वह आइडियल सिचुएशन तक कैसे पहुंचना है यह भी देखता है। और संयोग से आइडियल सिचुएशन पेट से जुड़ा हुआ है, जहां पर रोटी चाहिए, और शायद अब उसको एक हिस्सा आगे बढ़ चुके हैं जहां पर रोजगार और नौकरी चाहिए। यह स्थिति पटना के भीतर है, यानी पटना के भीतर भी बीजेपी अपनी सीटों को संभाल पाएगी, उसमें 1 से 2 सीट की कमी आ सकती है। यह संकेत है, 6 सीट से कम हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जेडीयू ने जो एकमात्र सीट जो जीती थी फुलवारी की, वह इस बार जेडीयू नहीं जीत सकती है। श्याम रजक वहां से छोड़कर आरजेडी में चले गए, जाहिर है वही चुनाव जीतेंगे, जो संकेत बहुत साफ है, खुले तौर पर संकेत है। आरजेडी जिन जगहों पर जीती थी, जो 2 सीटें थी वो मनेर और फतवा की थी, उस पर वो चुनाव फिर से जीत रही है, इससे कतई इनकार नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आरजेडी गेन भी कर रही है, बीजेपी कुछ लूज भी कर रही है। संकेत जब ओवरऑल आपके सामने उभर कर आता है, हम दूसरे जिलों में चलें, हम एक संकेत और आपको बता दें कि 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और बीजेपी टकरा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जो वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है उसमें आरजेडी के, यहां पर आरजेडी और बीजेपी जहां जहां टकरा रही है वो 60-40 का रेशियो है, यानी आरजेडी के पक्ष में 60% जीत है, बीजेपी के पक्ष में 40% है। जहां पर जेडीयू और आरजेडी टकरा रहे हैं वहां तो लगभग 80-20 का परसेंटेज आ रहा है, यानी 80% आरजेडी के पक्ष में है, 20% जेडीयू के पक्ष में है, और यहां 24 सीटें हैं। जहां पर जेडीयू और एलजेपी जिन 24 सीटों पर टकरा रहे हैं, और दूसरी महागठबंधन की पार्टी भी है, 40 सीटें ऐसी, 40% सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे नेगेटिविटी के साथ जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है एलजेपी के होने से। तो शायद इसीलिए वो बड़ा संकेत था। अगर ऐसी स्थिति बिहार में बन रही थी जहां पर वोटिंग पैटर्न एक दिशा में जा रहा है, तो शायद एलजेपी को इस रूप में बीजेपी उतारने की गलती नहीं करती। और अगर आरजेडी को इसका एहसास होता तो वो इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस जिन 70 सीटों पर लड़ रही है वहां पर आरजेडी के सामने मजबूरी है वोट ट्रांसफर कांग्रेस को करवाना। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वो कौन सा वोटर है जो उसके अपने पारंपरिक वोट बैंक है, वह तो उसके साथ खड़ा है, लेकिन उसने कास्ट की लाइन पे, जो बिहार के भीतर में जो कास्ट की लकीर हर किसी ने खींची, वह भी उसने स्वच्छंदता के साथ छोड़ दी कि महागठबंधन नेशनल लेवल पे है। यहां पर मुश्किल यह है कि जहां पर जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस टकरा रहे हैं वहां फायदा कांग्रेस को उतना नहीं हो पा रहा है। यह एक संकेत है कि कांग्रेस की जमीन उतनी पुख्ता है नहीं। जहां जहां पर एलजेपी, जेडीयू और आरजेडी टकरा रहे हैं वहां आरजेडी आसानी से निकल रही है, इसीलिए वो 80-20 के रिश्ते में आकर खड़े हो गए। यह एक अलग स्थिति है। इसके बाद आइए, हमें लगता है कि खासतौर से सिवान की 8 सीटें, सिवान इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी समझिए क्योंकि सिवान में याद कीजिए एक वक्त वहां के डॉन हुआ करते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन के दायरे में माना जाता है कि एमएल के लगभग 15 एक्टिविस्टों की हत्या की गई, और जेएनयू से निकले हुए चंद्रशेखर थे, उनकी भी हत्या की गई। उस समय आरजेडी ने साथ दिया था डॉन का, लालू यादव ने। उस समय लेफ्ट और एमएल ने पूरा आंदोलन चलाया था लालू के खिलाफ, और जिस तरीके से आरजेडी। लेकिन इस चुनाव में बिल्कुल अलग स्थिति है, लेफ्ट साथ में खड़ा। इसलिए मैं शुरुआत में जब आपसे कहा कि 14 सीटें इस 94 सीट में से लेफ्ट के हिस्से में आई है, तो यह पैटर्न है कि वो कितना बड़ा लेफ्ट का वोट शिफ्ट हो रहा है चेहरे के ऊपर, जो चेहरा है तेजस्वी। ये यहां समझना चाहिए, यहां चेहरा कन्हैया कुमार नहीं है, यहां चेहरा तेजस्वी है, जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड नहीं है।
जिसके लिए मत दिया गया कि जंगल राज है, जिसके लिए मत दिया गया कि पढ़े लिखे नहीं है, जिसके लिए कुछ भी चीजें मत दी गई और मतते चली गई। लेकिन सियासत साधने के लिए जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आरजेडी के लिए इतना ज्यादा लाभदायक इन तमाम जगहों पर है। खासतौर से सिवान, जीरादरी का इलाका था जहां से 90 और 95 में मोहम्मद शाहबुद्दीन एमएलए रहे थे। उसको जेडीयू ने लास्ट टाइम जीता था, लेकिन इस बार वो वहां से जीत पाने की स्थिति में कतई नहीं है, जो बहुत साफ नजरिया, साफ तौर पर आ रहा है। यहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर जो उतारे हैं उसमें सिवान, दरौली